गुड इवनिंग बच्चों, वंस अगेन वेलकम एट सचिन क्लासेस। आज मेरे साथ है दिनेश, सॉरी दिनेश नहीं बोलूँगा, सीएमए दिनेश मेथवानी, जिन्होंने सीएमए इंटर के अंदर AIR 29 एंड सीएमए फाइनल के अंदर AIR 41 सिक्योर की जून 2024 में। और प्रेजेंटली इनकी IOC के अंदर IUC एट पानीपत पे ये वर्किंग कर रहे हैं। दिनेश, वेलकम एट सचिन क्लासेस। दिनेश के बारे में बताऊंगा कि दिनेश ने सीएमए इंटर एंड फाइनल बोथ ग्रुप सचिन क्लासेस से ही किया था और दोनों के अंदर इन्होंने AIR सिक्योर की है। दिनेश, मैं बहुत कम शब्दों में जानना चाहूँगा, बहुत कम शब्दों में, कि स्टूडेंट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में जो सबसे बड़ा डिफरेंस आप फील करते हो वो क्या है? सर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि जो हम फील करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि जो भी हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किए हैं हमारे पढ़ाई के समय में वो हम किस तरीके से उनको अप्लाई करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी होनी बहुत ज़रूरी हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में अपने छोटे से चीज़ का भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो हमें काफ़ी केयरफुली, काफ़ी मतलब फोकस से चीज़ों को हैंडल करना पड़ता मतलब कुल मिला के स्टूडेंट लाइफ में हम चीज़ों को कभी कभी लाइटली ले जाते हैं, पर प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा नहीं होता, रेस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। दिनेश, अभी बहुत सारे बच्चों ने अभी रिसेंटली CMA क्वालिफाइड किया है और वो सब मतलब जॉब के लिए जानना चाह रहे हैं। तो मैं एक जानना चाहता हूँ कि CMA बनने के बाद और जॉब लगने से पहले जो प्रोसेस होता है, मतलब कैसे बच्चों की जॉब लगती है, इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या सपोर्ट रहता है, अगर किन बच्चों के इंस्टीट्यूट की तरफ से जो प्लेसमेंट कराया गया उसमें नहीं हुआ, कैंपस कराया गया उसमें नहीं हुआ, तो वो बच्चे क्या करते हैं, और फिर जो इंस्टीट्यूट ने कैंपस ऑर्गेनाइज किया उसमें क्या प्रोसेस होता है, कैसे कंपनी जाती है, कैसे सिलेक्शन होता है, ये थोड़ा बच्चों को पूरा डिटेल में बताओ। है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताता हूँ कि जैसे मेरा जून 24 में क्लियर हुआ था, उसके बाद जो इंस्टीट्यूट है प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, जहाँ पे हमें इंटरव्यू से रिलेटेड, हमें एज अ प्रोफेशनल जो भी हमें चीज़ें करनी होती है उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपीरियंस मिलता है। उसके बाद जो इंस्टीट्यूट है कैंपस अरेंज करता है, वो चार जगह पे करता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। उसमें से हमें कोई भी एक सिलेक्ट करना पड़ता है अपीयर होने के लिए, इंटरव्यू के लिए। और वहाँ पे जितनी भी कंपनी अपने आप को रजिस्टर करती हैं वो अपने अपने डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बच्चों को शॉर्टलिस्ट करती है। और उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो भी अगर मैं राउंड्स की बात करूँ तो जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, HR राउंड हो गया, टेक्निकल राउंड हो गया। बेसिकली जनरली ये 3 ही होते हैं, बाकी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। और उससे भी मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हमें अगर वहाँ पे अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमने जहाँ पे आर्टिकलशिप की है उसको हम सही तरीके से प्रेजेंट कर पाएँ, जो कि CV के थ्रू होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से अपना CV डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से उसको जस्टिफाई करते हैं और किस तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को प्रेजेंट करते हैं। तो दिनेश, तुमने बताया कि जैसे तुम्हारी जॉब लगी तो इंस्टीट्यूट ने कैंपस ऑर्गेनाइज किया जहाँ पे 4 जगह होता है और तुमने दिल्ली कैंपस सेलेक्ट किया। तो जनरली दिल्ली के अंदर जो कंपनी जाती है, जनरली यहाँ पे PSU ज़्यादा आती है, तो इन लोगों के क्राइटेरिया क्या होते हैं? मतलब जो फर्स्ट टाइम में पास आउट होते हैं उनको लेते हैं या जिनके अटेम्प्ट लगते हैं, इन लोगों के क्राइटेरिया अगर तुमको अवेयरनेस हो तो क्या क्राइटेरिया तुमको लगा कि इनके होते हैं दिल्ली पे? सब जगह नहीं होता ये, वर्ड डिपेंड, तुमने बोला कि कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होता कि कोई का 2 बार में नहीं हुआ तो उसकी जॉब नहीं लगती। हर कंपनी के अपने क्राइटेरिया होते हैं, बट दिल्ली में तुमने इंटरव्यू दिया उस समय तुमने क्या फील किया? अ, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आती है उसमें काफ़ी कॉमन था कि जो रैंकर्स थे, जो फर्स्ट अटेम्प्टर थे, ओके, फर्स्ट प्लस टाइम सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप? बोथ ग्रुप। अच्छा। तो जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स थे उनकी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है शॉर्ट लिस्टिंग में। और कई कंपनीज का सिलेक्शन क्राइटेरिया पासिंग परसेंटेज भी होता है कि हमने कितनी परसेंटेज से पास किया है। तो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है कि वैसे तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड है, बट अगर दिल्ली की तुम बात करो तो वहाँ पे जिन्होंने बोथ ग्रुप फर्स्ट टाइम में पास किया है, कितने परसेंटेज से किया है, और या रैंक आई है, तो ऐसा है कि जिनकी रैंक आती है उन्हीं का होता है या ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी थे और किसी ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन भी हुआ है जिसके लगभग 4 से 5 अटैम्प्ट लगे हैं और उसका भी एक अच्छी PSU में सिलेक्शन। मतलब ये, मतलब 90% तो यही क्राइटेरिया, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, दूसरा मैं बताता हूँ कि जैसे
कि तुमने जब तुम्हारा पीएसयू में तुमने इंटरव्यू दिए, तो जो जो कंपनियों में तुम्हारा एक बार तुम्हारा पास इंटरव्यू हुए, वहाँ के प्रोसेस क्या होते हैं? मतलब सीधा कितने लोग मैनेजमेंट में, मतलब कोई 1 to 1 होता है या एक टीम आती है? कितने इंटरव्यू होते हैं, कितने राउंड होते हैं? वो उन राउंड्स में किस तरह के जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैं आपसे जानना चाहूँ। तो जनरली जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, मेरा ग्रुप डिस्कशन हुआ, देन उसके बाद टेक्निकल एंड फिर एचआर राउंड। ग्रुप डिस्कशंस में आपसे काफ़ी, जो सभी को पता है कि कुछ टॉपिक्स होते हैं उस पर डिस्कशन करवाया जाता है, और जिसमें हमें अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है, हमें उसकी जो नॉलेज है उसको हमें प्रेजेंट करना पड़ता है। आफ्टर दैट टेक्निकल में जो हमने कोर्स में स्टडी किया है वो, प्लस जो हमने आर्टिकलशिप की है प्रैक्टिकल, उस पर डिपेंड करता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चनिंग होती है। जैसे किसी ने कॉस्टिंग फॉर्म में की है, किसी ने सीए फॉर्म में किया है, डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से कंपनी क्वेश्चनिंग करती है, और टेक्निकल विच इज़ बेस्ड ऑन योर स्टडी, जो आपने स्टडी किया है उसी जनरल कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। और एचआर में तो सभी नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड ऑल, ये सब जो नॉर्मल। तो मतलब तुम ये कह रहे हो कि जो सीवी में तुमने मेंशन किया कि मैंने इस एरिया में ट्रेनिंग की, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आप ऐसा तो नहीं लगे कि आप डमी लिए आपने। और दूसरा, आपसे जो एकेडमिक आप पढ़ के आए हो, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिनेश, जब इंटरव्यू होता है, कोई क्वेश्चन है जिसका रिप्लाई में हम श्योर नहीं है, तो क्या जब तुमसे क्वेश्चन पूछे गए तो तुम्हारे ऐसे सारे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल तुम्हें आते थे या नहीं थे? और नहीं आते थे तो तुमने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया और कैसे करना चाहिए? तो मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ था कि मुझे सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, विच इज़ बहुत अजीब हो जाएगा कि आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, आ भी सकते हैं और डिपेंड करता है। तो मेरे साथ हुआ था कि मेरे को कुछ क्वेश्चंस का आंसर एग्जैक्टली क्या है वो नहीं पता था, तो मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मुझे उसको कैसे प्रेजेंट करना है, तो मैंने कॉन्सेप्ट समझा के अपनी लैंग्वेज में जितना मुझे समझ आता है उस हिसाब से उनको प्रेजेंट किया। और वहाँ पे इंटरव्यूअर ये नहीं चेक करता कि आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं, वो आपका कॉन्फिडेंस भी चेक करता है कि अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो आप उसको किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। जैसे कि पैनल में एक सिंगल लोग तो होते नहीं, काफ़ी लोग होते हैं, तो हर कोई आपकी पर्सनैलिटी जज करता है कि आप किस तरीके से आंसरेबल हैं, किस तरीके अच्छा, से मतलब आप आपको प्रेजेंट करते हैं। वॉच कर रहे हैं मतलब। काफ़ी लोग हैं जो वॉच करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी चेक होती है, हम किस तरीके से आंसर कर रहे हैं, हम किस तरीके किस तरीके से उस चीज सिचुएशन को डील कर रहे हैं, ये सब चेक किया जाता है। तो दिनेश, जनरली बच्चों का ये रहता है कि मतलब इंटरव्यू में पूछे होंगे तो हमको जवाब किस कॉन्फिडेंस के साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये सब तुमने मुझे अभी बताया। अच्छा, तुम्हारी जॉब लग गई, सब कुछ हो गया, अब तुम वहाँ कंपनी में पहुँच गए। तो कंपनी में पहुँचने के बाद कंपनी तुम्हारा वेट करी कि दिनेश ही बैलेंस शीट बनाएगा, या कहने का मतलब है कि आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है, आपको बताया जाता है कि या सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी पहले दिन डाल दी जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है उसमें एज अ फ्रेशर हमें काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिलती है, हमें किस तरीके से अप्रोच रखनी है, किस तरीके से हमें डेटा को प्रेजेंट करना है, ये सब की गाइडेंस मिलती है। उसमें हमें काम करना पड़ता है। जो जो भी अगर प्रॉब्लम आती है तो काफ़ी सीनियर से हेल्पफुल होते हैं, वो हमें गाइड करते हैं कि इस तरीके से आप प्रेजेंट कीजिए, जो कि धीरे धीरे करके हम उसमें एक्सपर्ट हो ही जाते तो मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है कि जॉब लेने के बाद आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और सीनियर का सपोर्ट तुम्हारे साथ रहता है। नो डाउट, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का काम तो आपको आना ही चाहिए। ऐसी ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको स्टडी के टाइम भी अगर आती, और ट्रेनिंग तो ही, जो आपने आर्टिकलशिप की वो तो ही, मतलब जो आपकी जॉब में काफ़ी मदद करती है, तो ऐसा कुछ है जो आपको मतलब एक बच्चे को आना चाहिए? और एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि पर्टिकुलर ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो है ही, कि अगर मान लो आपको इंग्लिश नहीं आ रही, आप इंग्लिश में जवाब देने में थोड़ा सा हेजिटेशन कर रहे हैं, तो क्या ये मायने रखता है कि इंग्लिश नहीं भी आती तो भी आप इंग्लिश में बोलो? ऐसा कुछ है मतलब, या ऐसा कुछ भी नहीं है, या कॉन्फिडेंस ही देखा जाता है? हैं। लाइक ये भी मैं कहूँगा कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अगर कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे अगर आपके लिए इंग्लिश मैंडेटरी है, तो इतना तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कम्युनिकेशन आपकी थोड़ी बहुत बेटर होगी। तो अगर जो हिंदी मीडियम से, जैसे मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, तो आपको आप ये कर सकते हैं कि आप इंग्लिश की, जैसे आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े, इंग्लिश आर्टिकल्स पढ़े, और उसको आप शॉर्ट करके खुद अपनी लैंग्वेज में लिखे और उसको फिर प्रेजेंट करें अपने, या अपना एक सेल्फ वीडियो बनाएं, और उसको आप चेक करें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बेसिकली प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होगी। मतलब लेकिन इंटरव्यू में अगर सपोज करो आप अटक रहे हैं, तो ये मैटर कर, क्या मैटर करता है कि आपको इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं हिंदी में दे रहे हैं? ऐसा आपको कुछ फील हुआ?
मेरा जैसे PSUs में इंटरव्यू हुआ था, तो वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं वहाँ पे आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर उन्होंने मुझसे इंग्लिश में कोई क्वेश्चन पूछा है और मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ तो मैं इंग्लिश में आंसर दे सकता हूँ। बट अगर मैं हिंदी में भी कंफर्टेबल हूँ तो ऐसा कोई वो नहीं है कि वो आपको आपसे इंग्लिश ही सुनना चाह रहे हैं, वो आपसे आंसर सुनना चाह रहे हैं। तो आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो मैटर नहीं। मैटर सारा आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है, हिंदी इंग्लिश में मैटर नहीं करता है। तो ये बड़ी राहत की बात है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। दिनेश, अब मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ से थोड़ा सा स्टूडेंट लाइफ पे भी आना चाह रहा हूँ। जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, तो तुमने इंटर में भी रैंक सिक्योर की, बोथ ग्रुप फर्स्ट टाइम में पास किया, फाइनल में भी रैंक सिक्योर की, तो क्या कहना चाहोगे बच्चों को? ये अचीवमेंट जो अपने आप में कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है, कि अगर आप ये करोगे तो शायद आपको डेफिनेटली सफलता मिल जाएगी। और प्रॉब्लम सबको फेस होती है, पर्टिकुलर बोथ ग्रुप जब एक साथ देते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे? अ, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम उसको इस कोर्स को हम क्यों कर रहे हैं, हमारी उसके प्रति झील है भी या नहीं। अगर हमारे को ये क्वेश्चन क्लियर है कि हम इसको क्यों कर रहे हैं, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये मैटर नहीं करती हैं। और हम अगर उसको कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और हार्ड वर्क से करते हैं तो ये सक्सेस लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल दिनेश, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया कि अगर आपने सोच लिया है कि मेरा गोल क्या है, तो परेशानियां सब जगह आती है, लेकिन उसको पार पाना कोई बड़ी बात नहीं है। दिनेश, एक और चीज़ सुनना चाहूँगा मैं, ये तो नहीं, क्योंकि ये तो सबको इंस्टीट्यूट भी लिस्ट निकालते हैं कि तुम्हारा पैकेज कितना लगा था, और काफ़ी अच्छा पैकेज लगा था तुम्हारा। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इंटर से तुम्हारे साथ कनेक्टेड हूँ, फाइनल तक कनेक्टेड था, और तो वो जो तुम एक साधारण फैमिली से थे, तो वो जो फर्स्ट सैलरी का जो मैसेज आया, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, योर सैलरी इज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, तो क्योंकि बहुत कम बच्चे जानते हैं कि मैंने भी पढ़ाई के साथ, मतलब टीचिंग के साथ साथ मैं 10 साल मैंने भी जॉब की है, और मैंने इंडिया में भी जॉब की है, और मैंने अब्रॉड भी जॉब की है। 3 साल मैंने अब्रॉड और 7 साल मैंने इंडिया में जॉब की है। तो वो जो मेरे अकाउंट में भी फर्स्ट टाइम जो सैलरी आई थी, और तो वो जो खुशी है, मुझे बताओगे? और तुमने वो फर्स्ट सैलरी का क्या किया, और वो जो अमाउंट तुम्हारे हिट हुआ होगा, तो तुम्हारे लिए वो क्या था वो अमाउंट, मतलब कि तुम्हारे चेहरे पे क्या रिएक्शन आया होगा, उस पैसे का क्या किया होगा, वो मैं एक दिल से सुनना चाहता हूँ। एक्चुअली सर ये तो हर किसी का ड्रीम होता है, मेरे लिए भी वो ड्रीम कम ट्रू था। जब फर्स्ट सैलरी आई, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब दिल को ऐसा सुकून मिला था कि आखिरकार वो चीज़ हासिल होगी जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे। और काफ़ी जितना आप हार्डवर्क करते हैं वो उतना आपको मिलता भी है। प्लस मैंने फर्स्ट सैलरी का ये किया था सर, मेरा ड्रीम था कि मैं पूरी की पूरी मेरे पापा को भेजूँ तो मैंने वही किया। जैसे ही सैलरी क्रेडिट हुई मैंने सारी की सारी अपने पापा को भेज दी। बहुत बढ़िया। तो दिनेश ने मतलब अपनी पहले अपनी इच्छाओं को दबाते हुए पहले अपने पेरेंट्स, जिन्होंने इसके लिए काफ़ी संघर्ष किया है, और उनके लिए किया। बच्चों, बहुत अच्छी बात है ये। दिनेश, तुमने सब कुछ बताया कि स्टूडेंट लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फर्स्ट सैलरी, तो और तुम्हारे उसके बाद जॉब का एक्सपीरियंस, सब तुमने यहाँ बताया। क्या कहना चाहेंगे जो अभी जो आने वाली जनरेशन ने एग्ज़ाम किया पास, उनको क्या कहना चाहेंगे तुम्हारी तरफ से? क्या मैसेज उनको देना चाहोगे? अ, मैं बस उतना ही कहना चाहूँगा कि मतलब आपने एक पड़ाव तो पार कर लिया है जो कि है एग्ज़ाम, बट उसके बाद भी बहुत कुछ है और उसके बाद काफ़ी इजी हो जाता है उसको अचीव करना, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना है, हमें अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करके उस चीज़ को अचीव करना है। और मेरे लिए यही मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को मोटिवेट करिए, और यही एंड नहीं है, ये एक बिगिनिंग है। हम किस तरीके से कॉर्पोरेट वाले या जिस भी फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, किस तरीके से अपनी अप्रोच रखते हैं, तो ये सिर्फ एक बिगिनिंग है। अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, कॉन्फिडेंट रखिए, और लर्निंग माइंडसेट लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें ग्रो करना है तो हमें माइंडसेट तो लर्निंग रखना है। थैंक यू दिनेश, तुमने मतलब बहुत, मुझे पता है कि तुम काफ़ी बिजी हो, और तुमने अपना कीमती समय यहाँ पे निकाला, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और ऐसे हम आपके लिए हमारे काफ़ी
इंस्टीट्यूट से काफ़ी पिछले 7 अटैम्प्ट से 17.5 AIR हमने सिक्योर की है। तो इन सभी के इंटरव्यू हम समय समय पे हमारे चैनल पे डालते हैं, तो आप ज़रूर इन चीज़ों को देखिए और कोशिश करो कि आप भी दिनेश की तरह इन सफलताओं को पाइए। थैंक यू वेरी मच।